अगर सीखना एक रेसिपी है तो इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? हम सब यही सोचते हैं कि बस दो ही चीजें चाहिए, एक तेज दिमाग और खूब सारी मेहनत। बिल्कुल लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे बताते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये रेसिपी कहीं ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। आज हम इसी रेसिपी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिसके दो मुख्य हिस्से हैं, एक वो जो हमारे अंदर है और दूसरा वो जो हमारे चारों ओर है। बिल्कुल। और यही इन स्रोतों की सबसे कमाल की बात है, वो सीखने को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं मानते। अच्छा, वो इसे एक जुगलबंदी की तरह देखते हैं, हमारी अंदरूनी दुनिया और हमारी बाहरी दुनिया के बीच की जुगलबंदी। जुगलबंदी, वाह। हमारी अंदरूनी दुनिया जिसे स्रोतों में व्यक्तिगत कारक कहा गया है, यानी हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी सोच। हाँ और बाहरी दुनिया यानी पर्यावरणीय कारक, हाँ मतलब हमारा घर, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि हमारे कमरे की खिड़की से आती हुई रोशनी भी। सच में, रोशनी भी। हाँ, आज हम यही समझेंगे कि ये दोनों दुनियाएं मिलकर सीखने के सुर कैसे साधती हैं। तो चलिए इस जुगलबंदी के साजों को एक एक कर समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस साज से जो हम खुद हैं, यानी व्यक्तिगत कारक जो सीधे सीखने वाले से जुड़े हैं। स्रोत, सबसे पहले बुद्धि, परिपक्वता और सीखने के जोश यानी अभिप्रेरणा की बात करते हैं। हाँ, और यहाँ बुद्धि का मतलब सिर्फ रटना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा, स्रोतों के मुताबिक बुद्धि का असली मतलब है समझने की क्षमता, तर्क करने की ताकत और नई नई समस्याओं को सुलझाने का हुनर। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जैक्टली। मतलब कोई व्यक्ति जानकारी को कितनी जल्दी और कितनी गहराई से प्रोसेस कर पाता है। लेकिन बुद्धि अकेली काफी नहीं है। तो फिर यहीं पर परिपक्वता या मैच्योरिटी का रोल आता है। ये एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर हम परिपक्वता को उम्र से जोड़ते हैं, लेकिन सीखने में इसका क्या रोल है? अरे, बहुत बड़ा रोल है। स्रोत कहते हैं कि सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार होना जरूरी है। आप किसी भी चीज को समय से पहले नहीं सीख सकते। मुझे याद है जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मैंने अपने पापा की इंजीनियरिंग की किताब पढ़ने की कोशिश की थी। और क्या समझ आया? एक शब्द समझ नहीं आया था। जाहिर है। ऐसा नहीं था कि मुझ में बुद्धि नहीं थी, बस मेरा दिमाग उन जटिल कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयारी नहीं था, परिपक्व नहीं हुआ था। हर ज्ञान को सीखने का एक सही समय होता है। ठीक है, तो दिमाग तेज हो और सही उम्र भी हो, लेकिन अगर कुछ सीखने का मन ही ना करे तो यहाँ पर शायद अभिप्रेरणा या जिसे हम अंदर की आग कहते हैं उसका काम शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अभिप्रेरणा वो इंजन है जो सीखने की गाड़ी को चलाता है। ये अंदर से आती है। राइट। लेकिन अक्सर लोग अभिप्रेरणा और रुचि यानी इंटरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। स्रोत इन दोनों में एक बारीक सा फर्क बताते हैं। ये तो सुनने में वाकई बहुत मिलते जुलते लगते हैं, रुचि और अभिप्रेरणा। है भी? क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रुचि वो चिंगारी है जो आग शुरू करती है और अभिप्रेरणा वो हवा है जो उसे जलाए रखती है? क्या खूब कहा है। बिल्कुल यही बात है। रुचि किसी विषय के प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव है, वो पहली चिंगारी। जैसे किसी को तारों और ग्रहों को देखना अच्छा लगता है, ये रुचि है। लेकिन जब वो शख्स उस रुचि के कारण रात भर जागकर खगोल विज्ञान की मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, मुश्किल समीकरणों को हल करता है, तो वो अभिप्रेरणा है। अच्छा। वो हवा है जो उस चिंगारी को ज्ञान की आग में बदल देती है। ये दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक औसत बुद्धि वाला छात्र, हाँ, जिसमें किसी विषय को लेकर जबरदस्त रुचि और अभिप्रेरणा हो, हाँ, वो एक बहुत बुद्धिमान लेकिन उस विषय में रुचि ना रखने वाले छात्र से बेहतर सीख सकता है। क्या स्रोत इस बात पर कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि लंबे समय में सीखने की लगन अक्सर कच्ची बुद्धि पर भारी पड़ती है। इंटरेस्टिंग। और इसी लगन से जुड़ी हैं दो और महत्वपूर्ण चीजें, हमारी अभिवृत्ति यानी हमारा नजरिया और आत्मधारणा यानी हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, लेकिन कई बार ये बातें थोड़ी खोखली लगती हैं। क्या सिर्फ ये सोचने से कि मैं गणित में अच्छा हूँ कोई सच में अच्छा हो जाता है? सही सवाल है। कहीं ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी तो नहीं बन सकता जहां हम अपनी कमियों को देखने से ही इनकार कर दें? आपका सवाल बहुत जरूरी है और ये सिर्फ खोखली पॉजिटिविटी की बात नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत बताते हैं कि हमारी आत्मधारणा और नजरिया हवा में नहीं बनते, ये हमारे पूर्व ज्ञान और पुराने अनुभवों की नींव पर टिके होते हैं। अच्छा, यहीं पर कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत सामने आता है। कंस्ट्रक्टिविज्म
ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। स्रोत इस विचार को एक नाम देते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ज्ञान को ईंट की तरह एक के ऊपर एक रखते हैं। ओके। आप सीधे 10वीं मंजिल नहीं बना सकते। आपको पहले जमीन तैयार करनी होगी और फिर पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल बनानी होगी। सही बात है। हमारा पिछला ज्ञान और अनुभव वही नींव और निचली मंजिलें हैं। अगर किसी बच्चे ने गणित की पहली सीढ़ी यानी जोड़ घटाव अच्छे से सीखी और उसे मजा आया, तो उसका अनुभव सकारात्मक रहा। ठीक है। यह सकारात्मक अनुभव उसकी आत्मधारणा को मजबूत करेगा। हाँ, मैं गणित कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास अगली मंजिल यानी गुणा भाग के लिए उसकी नींव बनेगा। समझ गया। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि कमाए हुए आत्मविश्वास पर बना नजरिया है। और अगर शुरुआती अनुभव नकारात्मक रहा हो, अगर नींव ही कमजोर हो, तो फिर एक मानसिक बाधा बन जाती है। बच्चा मान लेता है कि मैं गणित में कमजोर हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट। बिल्कुल, इसे स्रोत फिक्स्ड माइंडसेट से जोड़ते हैं, जहां व्यक्ति मान लेता है कि उसकी क्षमताएं पत्थर की लकीर है। इसके विपरीत सकारात्मक अनुभवों से ग्रोथ माइंडसेट बनता है, जहां व्यक्ति मानता है कि मेहनत से क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए शुरुआती अनुभव बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि सीखने वाले के अंदर क्या चल रहा है, उसका दिमाग, उसकी इच्छा, उसका आत्मविश्वास और उसके पुराने तजुर्बे। लेकिन कोई भी इंसान एक द्वीप नहीं है। सही कहा। जैसे ही वो अपनी किताबों से नजर हटाता है, एक पूरी दूसरी दुनिया उस पर असर डालना शुरू कर देती है। स्रोतों में इसी को पर्यावरणीय कारक कहा गया है ना? बिल्कुल। और इन बाहरी कारकों में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली है हमारा परिवार। परिवार? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सहायक पारिवारिक माहौल सीखने के लिए खाद पानी का काम करता है। सहायक माहौल से स्रोतों का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि माता पिता बच्चे का होमवर्क कराएं या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोतों के मुताबिक सहायक माहौल का मतलब सिर्फ होमवर्क कराना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा को बढ़ावा देना है। जिज्ञासा को बढ़ावा देना? हाँ, जब घर में सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है, जब ऐसा क्यों होता है जैसे सवालों पर डांट नहीं बल्कि चर्चा होती है, जब घर में किताबें होती हैं और जब माता पिता खुद कुछ नया सीखने में रुचि दिखाते हैं, तो बच्चे के लिए सीखना एक स्वाभाविक और मजेदार प्रक्रिया बन जाती है। अच्छा। ये माहौल सीधे बच्चे के अंदर की आग यानी अभिप्रेरणा को हवा देता है। और परिवार के बाद आता है स्कूल, शिक्षक का व्यवहार, क्लास का माहौल। ये तो जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ भी स्रोत एक गहरी बात कहते हैं। क्या? एक अच्छा शिक्षक सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो सीखने का इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम? एक ऐसा माहौल जहाँ छात्र गलती करने से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, जहाँ सवाल पूछने पर सजा नहीं, शाबाशी मिलती है। यह माहौल छात्र की आत्मधारणा पर सीधा असर डालता है। एक अच्छा शिक्षक एक कमजोर नींव वाले छात्र को भी फिर से आत्मविश्वास दे सकता है। परिवार हो गया, स्कूल हो गया, लेकिन हमारे दोस्त, सहपाठी समूह का भी जिक्र है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि दोस्त पढ़ाई से ध्यान भटकाते हैं। ज्यादातर माता पिता तो यही कहते हैं कि दोस्तों के साथ कम और किताबों के साथ ज्यादा समय बिताओ। हाँ। क्या स्रोत इस बात के उलट कुछ कहते हैं? स्रोत इस सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। वे मानते हैं कि सहपाठी समूह एक दोधारी तलवार है। अच्छा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहां अकादमिक उपलब्धियों को, कुछ नया जानने को कूल माना जाता है, तो आप भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे पॉजिटिव पीयर प्रेशर कहते हैं। और अगर उल्टा हो तो? लेकिन अगर आपके समूह में पढ़ाई को मजाक का विषय माना जाता है, तो उस माहौल में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्त हमारे नजरिए यानी हमारी अभिवृत्ति को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये तो हुए रिश्ते, लेकिन स्रोत कुछ और बाहरी कारकों की भी बात करते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति और हमारी संस्कृति और भाषा। ये कैसे असर डालते हैं? सामाजिक आर्थिक स्थिति का असर सबसे सीधा है। कैसे? यह तय करता है कि सीखने के लिए जरूरी संसाधनों तक आपकी पहुंच कितनी है। अच्छी किताबें, इंटरनेट, पढ़ने के लिए शांत जगह है, अच्छा पोषण। सही बात है। ये सब सीखने की नींव है। वहीं संस्कृति हमारे सीखने के तरीके पर असर डालती है। अच्छा। कुछ संस्कृतियों में समूह में सीखना, एक दूसरे से चर्चा करके सीखना पसंद किया जाता है। वहीं कुछ में व्यक्तिगत प्रयास और अकेले पढ़ने को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
तो कोई एक तरीका बेहतर नहीं है? कोई एक तरीका दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। और अंत में स्रोत एक बहुत ही जमीनी बात करते हैं, हमारा भौतिक वातावरण। हाँ, यानी कमरे में रोशनी, हवा, शोर और बैठने की व्यवस्था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब बहाने हैं। क्या ये छोटी छोटी चीजें सच में इतना मायने रखती हैं? अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या? मतलब मेरे कमरे की खिड़की का साइज भी इस बात पर असर डाल सकता है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह समझ आएगा। हाँ, और स्रोत एक दिलचस्प अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जिन क्लासरूम में प्राकृतिक रोशनी ज्यादा थी और हवा का बहाव अच्छा था, वहां छात्रों की एकाग्रता और प्रदर्शन में 15 से 20% तक का सुधार देखा गया। 15 से 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये छोटी चीजें नहीं हैं। सोचिए, एक बहुत ही शोरगुल वाले उमस भरे कमरे में जहां ठीक से रोशनी भी ना हो, क्या कोई आइंस्टीन की थ्योरी समझ सकता है? शायद नहीं। हमारा दिमाग सबसे पहले शरीर को आरामदायक स्थिति में लाना चाहता है। बिल्कुल। अगर शरीर ही संघर्ष कर रहा हो तो दिमाग जटिल विचारों पर ध्यान कैसे लगाएगा? ये सभी बाहरी कारक मिलकर वो मंच तैयार करते हैं जिस पर सीखने का नाटक खेला जाता है। तो हमने व्यक्तिगत और पर्यावरणीय यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के कारकों को देखा। एक तरफ हमारा अपना दिमाग, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा आत्मविश्वास, और दूसरी तरफ हमारा परिवार, स्कूल, दोस्त और यहाँ तक कि हमारे कमरे का तापमान। सही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अगर किसी एक को चुनना हो तो? यहीं पर स्रोत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और निचोड़ वाली बात कहते हैं। क्या? वो किसी एक को दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताते। इसके बजाय वो कहते हैं कि सीखना इन दोनों की पारस्परिक क्रिया यानी इनके तालमेल और जुगलबंदी का नतीजा है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, व्यक्तिगत कारक वो औजार हैं जो हमारे पास हैं, हथौड़ा, छेनी, आरी। हाँ। और पर्यावरणीय कारक वो वर्कशॉप है जहां हम उन औजारों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। दुनिया के सबसे अच्छे औजार भी एक अंधेरी कबाड़ से भरी वर्कशॉप में बेकार है। सही बात है। और एक शानदार वर्कशॉप भी बिना औजारों के किसी काम की नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। यही इंटरेक्शन का मतलब है। एक बहुत बुद्धिमान और प्रेरित छात्र भी अगर एक खराब माहौल में है जहां उसे कोई सहयोग या संसाधन नहीं मिलते, तो शायद वो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, कभी नहीं पहुंच पाएगा। और वहीं एक साधारण छात्र को अगर सही प्रेरणा, बेहतरीन शिक्षक और एक सकारात्मक माहौल मिले तो वो असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। ये एक गुणात्मक प्रभाव है, एक मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट की तरह है, जहां 10 को 0 से गुणा करने पर 0 ही मिलता है। दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए स्रोत शिक्षकों और माता पिता के लिए एक खास संदेश देते हैं। क्या संदेश है? वे कहते हैं कि एक अच्छे शिक्षक या अभिभावक का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। उनका असली काम छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना है। हर छात्र की अपनी रुचि, अपनी सीखने की गति, अपना पिछला ज्ञान होता है। हर बच्चा अलग है। हाँ, और फिर उनके लिए एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना है। शिक्षक एक तरह से उस पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का माली है जिसमें छात्र का ज्ञान एक पौधे की तरह पनपता है। उसे सही मिट्टी, सही धूप, सही पानी, सब कुछ मुहैया कराना होता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से यह साफ है कि सीखना कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। नहीं, ये एक जटिल समीकरण है जिसमें हमारी आंतरिक क्षमताएं और बाहरी दुनिया की परिस्थितियां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। हम अपनी सफलता या असफलता का श्रेय या दोष सिर्फ खुद को या सिर्फ हालात को नहीं दे सकते। दोनों की जुगलबंदी ही नतीजा तय करती है। और ये चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कभी हम छात्र होते हैं, कभी शिक्षक, कभी माता पिता, कभी दोस्त या सहकर्मी। सही बात है। आज की बातचीत के बाद ये सोचने वाली बात है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए सीखने का कैसा माहौल बना रहे हैं। एक अच्छा सवाल है। क्या हम उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जहां सवाल पूछने की आजादी हो और गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा माना जाए? क्योंकि जैसा हमने आज समझा, सही माहौल किसी की सीखने की यात्रा में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है।